Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your teacher Muhammad Aslan Sapti and I am back with another lecture related to the physics section of the DHS Sufa University's admissions for 2024. So before proceeding to the lecture, I'll request you all to kindly subscribe to my channel for more knowledgeable content. सो बच्चों लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो DHS सुफा यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड था आपको मैंने मैथमेटिक्स का उनका जो सैम्पल पेपर था वो सॉल्व करवाया था अलॉन्ग विद द लॉजिकल और जो एनालिटिकल रीजनिंग थी उसके। सो आज के लेक्चर में हम जो है इनका फिजिक्स का सैम्पल पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा जो ऑनलाइन सेशन है फॉर द प्रिपरेटरी क्लास ऑफ DHS सुफा यूनिवर्सिटी जिसमें मैथमेटिक्स फिजिक्स और लॉजिकल सेक्शन के आपको ऑनलाइन प्रिपरेशंस करवाएंगे वो हमारा 14 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। डेली उसमें 2 to 2.5 आवर्स के लेक्चर्स हैं। सो इफ़ समबडी वांट्स टू ज्वाइन दैट सेशन तो वो हमसे जो है वो कांटेक्ट कर सकता है ऑन द गिवन नंबर्स। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सो पहले क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि 50 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर हैज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 8 वोल्ट्स अक्रॉस इट, ठीक है, and you have to find out the charge on the capacitor. So Q is equal to CV, sorry. So Q is equal to CV is the relationship जिसको हम use करेंगे। Q is equal to CV. So Q is the charge on a capacitor, C the capacitance of the capacitor and V is the voltage across the ends of the capacitor. सो इस रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए हम टोटल चार्ज फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे इस बात पे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि जी विदाउट कैलकुलेटर हम ये कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, तो ये बिल्कुल हो जाएंगी। मैं भी आपको करके दिखाऊंगा विदाउट कैलकुलेटर। ये कैलकुलेशंस देखने में डिफिकल्ट होती हैं बट यूजुअली दे आर नॉट दैट मच डिफिकल्ट। सो कैपेसिटेंस की जगह पे आई प्लग इन 50 माइक्रो। सो माइक्रो का मतलब क्या है, 10⁻⁻⁶ इनटू जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 8 वोल्ट। सो 8 5 इज 40, 50 का 0 आ गया इंटू 10⁻⁻⁶। हमें पता है कि जब हम पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करेंगे सो दिस विल बिकम 4.0 इंटू 10⁻+2 इंटू 10⁻⁻6 है। बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाती हैं। सो 10 की पावर ऐड हो जाएगी, 2 में से -6 होगा तो -4 आ जाएगा। सो द राइट चॉइस हियर इज ऑप्शन नंबर ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैव अ रिजल्टेंट विद इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू आइदर द एंगल बिटवीन देम इज। सो सिचुएशन क्या है हमारे पास, पहले मैं आपको समझा देता हूं कि दो फोर्सेज हैं जिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी F1 और F2 दोनों F के इक्विवेलेंट हैं और जो उनका रिजल्टेंट आएगा दैट इज आल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ देम। अब दोनों ही इक्वल है यानी रिजल्टेंट भी F ही आएगा। सो पहली फोर्स भी F है, सेकेंड फोर्स भी F है और उनका जो रिजल्टेंट है दैट इज आल्सो F। सो हमने उनके बीच का एंगल बताना है, the angle between the forces. We need to find out the angle between them. So what I will do here is कि मैं resultant को use करूँगा। So we can find out the resultant by the square of the one force, square of the second force plus 2 times the first force into the second force into cos of angle between them. So मेरे पास क्या बनेगा यहाँ पे, I am writing it in blue. So f square will add up with f square and you will be left with bracket के अंदर आपके पास आ जाएगा 2f square, क्योंकि दोनों फोर्सेज एफ हैं। सो दे विल आल्सो बिकम 2f स्क्वायर इनटू कॉस ऑफ थीटा। सो दोनों तरफ मैं स्केयर ले लेता हूँ नेक्स्ट स्टेप में ताकि अंडर रूट से ये टर्म जो है बाहर आ जाए, मैं इसको सॉल्व कर सकूँ। एंड आई विल बी लेफ्ट विद f स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2f स्क्वायर प्लस दिस वाज f स्क्वायर राइट, क्योंकि f इनटू f दोनों फोर्सेज हैं। सो 2f स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। सो आई विल टेक दिस टर्म 2f स्क्वायर ऑन द अदर साइड। f स्क्वायर में से 2f स्क्वायर जो है इट विल गेट माइनस, ठीक है, and I'll be left with minus f square. So on the right side I'll be left with 2f square cos of angle between those forces. So f square will get cancelled with f square and I'll be left with -1/2 into cos of theta. और मुझे पता है कि जब मैं इसका cos इनवर्स लूँगा सो थीटा आ जाएगा 120 डिग्री। ये जो cos के एंगल के टेबल्स हैं, ठीक है, इनके लिए मैंने आपको एक लेक्चर जो है ऑलरेडी इसके ऊपर दिया हुआ है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। आप उसको देख सकते हैं कि विदाउट कैलकुलेटर्स अगर आपको कहीं पे एंगल्स निकालने पड़े तो आप कैसे निकाल सकते हैं। सो द राइट आंसर हियर इज 120 डिग्रीज। सो लेट्स मेक सम स्पेस ऑन द बोर्ड फर्स्ट, देन आई विल सॉल्व द अदर क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको कह रहा है अ करंट ऑफ 4.8 एम्पेयर्स is flowing in a conductor. The number of electrons passing through any cross section per second is। अच्छा, अब करंट की वैल्यू गिवन है, वो पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है ना वो करंट बना रहे हैं।
सो वी नो डैट आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, ठीक है। जो करंट होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। अब चार्जेस जो हैं वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां से कितने फ्लो हुए हैं मैं उसको राइट डाउन कर सकता हूँ। लेट्स से अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट है, अगर कन्वेंशनल करंट होता है मेरे पास, तो मैं नंबर ऑफ पॉजिटिव आइंस या पॉजिटिव चार्जेस जो वहां से फ्लो करते हैं मैं उनको देखता। तो चूंकि यहाँ पे करंट जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो कर रहा है, सो आई इज इक्वल टू, आई कैन राइट द चार्जेस एट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। सो इट इज पर सेकेंड। सो पर सेकेंड का मतलब है टाइम इज 1 सेकेंड, 1 आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है डेट इज 1.69 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। आप ऐसे 1.6 ले लो, ज़्यादा बेहतर है। सो 1.6 आप ले लो, आपके लिए कैलकुलेशन करना दैट विल बिकम मोर इजियर। तो करंट गिवन है दैट इज 4.8 एम्पेयर्स। So now what will happen is that this 1 will get cross multiplied on the other side along with this 1.6 into 10 की power -9. So I'll be left with 4.8 into 1.6 into 10 की power -19, ठीक है। So the number of charges will be 1.6 से 4.8 कैंसिल होगा, 16 times 3 is 48, ठीक है। पॉइंट को पॉइंट के साथ कैंसिल कर देना, 16 टाइम 16 3 is 48, so you will be left with 3 into 10 की पावर -19 नीचे रह जाएगा, जो कि ऊपर चला जाएगा तो इट विल बिकम 3 into 10 की पावर +19। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर विल बी 3 into 10 की पावर +19। मैंने यहाँ पे किया क्या, मैंने पॉइंट को पॉइंट के साथ कैंसिल किया, 16 1 जा 16 3 जा इज 48, ऊपर 3 रह गया था जो 10 की पावर -19 नीचे था। आई टेक इट ऑन क्या कहते हैं उसको, न्यूमरेटर में मैं ले गया हूँ उसको, और 10 की पावर +19 आ गया मेरे पास। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है स्केलर प्रोडक्ट्स बता दो वेक्टर्स की। इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे आपके पास पेपर में, स्केलर प्रोडक्ट पूछ रहे होते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट पूछ रहे होते हैं, बल्कि इनफैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो वेक्टर प्रोडक्ट ही पूछ रहा है। तो पहले क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपसे वो डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है। डॉट प्रोडक्ट स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट के लिए आप आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करोगे। सो द फर्स्ट वेक्टर हियर इज ए इज 2i plus 5k, so I can write down as 2i plus 0j, क्योंकि इसमें j वाली टर्म ही नहीं है, plus 5k, and I'll be taking the dot product with b, and b is उसमें i नहीं है, so I'll take it as 0i plus 3j plus 4k। so again बता रहा हूँ कि डॉट प्रोडक्ट लेते हुए i यूनिट वेक्टर i के साथ j के साथ k के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ पे i के साथ 2 है, यहाँ पे 0 है, so something into 0 is 0, 0 into 3j is 0, 5 into 4 is 20, and k dot k is 1। मैंने आपको बताया i dot a, j dot j, k dot k in the dot product is 1, so k dot k जो है 1 हो जाएगा, so 0 plus 20 is 20, so that is why the answer is 20 यूनिट्स या जो भी उनका स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं आप, तो 20 जो है उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है। तो स्केलर प्रोडक्ट के अंदर आपके पास एक स्केलर वैल्यू आती है, उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास उसकी आपके पास डायरेक्शन अवेलेबल नहीं होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड आउट द टॉर्क हेयर। सो we can calculate the torque using the cross product between the moment arm and the force। so cross product हम लोग लेंगे R का with F। so R के साथ जब हम F का cross product लेंगे, so R आ जाएगा मेरे पास I, J and K। so R can be written as 7 3 and 1, and force is -3, J के साथ 1 है और 5 आ जाएगा। so I'll now open up this determinant and I'll गेट द वैल्यू ऑफ द टॉर्क। टॉर्क क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो कॉमन सेंस की बात है कि वी हैव टू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन दीज टू गिवन वेक्टर्स, ठीक है। सो आई इज 3 1 1 5, so this is -j, I'll be leaving up this row and this column, and this will become 7 -3 1 and 5, this will become plus k, and I'll leave the first row and the third column, so I'll be left with 7 3 -3 and 1। so I'll take the determinant, so 3 5 is 15, 15 minus 1, this will be -j, this will be 35, minus plus 3 plus k will be 7 plus 9, so 7 plus 9 is 16, so I'll be left with 14i minus 38j plus 16 of k। so the right option here is option D, which is -14i plus 38j minus 16k। so क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट लेना जो है वेक्टर्स का वो आपको आना चाहिए। यूजुअली जो है वो सुबह के अंदर जो है ऐसा क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर आपके पास हो सकता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको कह रहा है कि यू हैव अ मास ऑफ 1 kg and it has a kinetic energy of 1 joules, so what is its speed। so
काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशनशिप है दैट इज के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर. व्हाट आई विल डू इज आई प्लग इन द वैल्यू जो कि मुझे गिवन है. तो काइनेटिक एनर्जी इज 1 जूल, 1/2 is constant mass given here is 1 kg, so v square, so I'll take the 2 on the other side, so this will become v square is equals to 2. अंडर रूट ले लेंगे आप दोनों तरफ. अंडर रूट 2 is 1.41, so the closest choice here is option number C. So next question में again examiner आपको कह रहा है the kinetic energy of a body of mass 2 kg and momentum of 2 Newton seconds is. So हमसे kinetic energy पूछी जा रही है और we are given with the momentum P, which is written as P is equal to mv. So momentum की जो वैल्यू given है that is 2 and mass की जो वैल्यू है that is given as 2 as well. So 2 आपके पास mass है, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, v की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 1 आएगी. So the kinetic energy का फॉर्मूला मैं प्लग इन इसको कर लेता हूँ, 1/2 mv स्केयर आ जाएगा. So 1/2 mass की जगह पे 2 था गिवन हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में, velocity 1 आई है, so and I'll cancel it up, so I'll be left with 1 joule. So the right choice here is option number A of question number 8 का जो आंसर है that is 1 joule. So सोफा के टेस्ट के अंदर यूजुअली आपके पास इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं कि बेसिक फोर्सेस को आपने देख के जाना है, बेसिक वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को आपने देख के जाना है. तो बेसिक फार्मूलाज ही यूज हो रहे होंगे आपके पास कैलकुलेशंस के लिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इन अ सेंस, इस तरह कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए और ये इंट्यूटिवली सॉल्व होगा रादर देन कि आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे होगे. एग्जामिनर आपको कह रहा है बॉडी ऑफ मास m is moving in a circle with radius r with a constant speed v. So the body here is moving in a circular path, right? एक बॉडी है, लेट्स से ये वो बॉडी है जो कि एक सर्कुलर पाथ के अंदर जो है वो मूव कर रही है और सर्कल का जो रेडियस है दैट इज r और जो इसकी कांस्टेंट स्पीड है वो v है. So the work done by the centripetal force. So remember the work done by the centripetal force is zero. The reason is कि जो centripetal force होती है ये डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर ऐड करी होती है. सो हर पॉइंट के ऊपर आप जो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करी आप एक टेंजेंट ड्रॉ करके उसकी डायरेक्शन बता सकते हो और सेंट्रिपेटल फोर्स जो है उस पॉइंट की जो डायरेक्शन होती है उसके परपेंडिकुलर ऐड करा होता है. थोड़ा सा मेरा फिगर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा हो गया, लेकिन आई होप यू गाइस गॉट द कॉन्सेप्ट हियर. सो चूंकि एंगल हेयर इज थीटा इज 90 डिग्री, परपेंडिकुलरली वो ऐड करें. वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज एफ इंटू डी इंटू कॉज ऑफ थीटा. सो सेंट्रिपेटल फोर्स एफ सी में ले लेता हूँ डी कॉज ऑफ एंगल. सो द एंगल इज 90 डिग्री, सो कॉज 90 is 0, so the work done will become 0. So the work done here is 0. So moving on to question number 10, dimensions से रिलेटेड जो रेलिवेंट क्वेश्चन पेपर में हो सकते हैं, आपको आना चाहिए. मैं आपको बता देता हूँ कि डायमेंशन का सबसे आसान तरीकाकार ये है कि आप 3 बेसिक डायमेंशन जो है ना कि मास की m, लेंथ की l और टाइम की t, इसके अलावा आप ये याद रख लो कि जो फोर्स की डायमेंशन है दैट इज mlt-2. अगर आप ये 4 डायमेंशन याद कर लेते हो तो आप इंशाल्लाह हर डायमेंशन को निकालोगे. सो हमसे पूछा है कि जो प्रेशर की डायमेंशन है वो किसके इक्वल है. देखो हमें पता है कि प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया. सो प्रेशर भी वही है, फोर्स पर यूनिट एरिया भी वही है, तो उसकी डायमेंशन भी वही होगी. अब कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. अच्छा देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच डिवाइडेड बाई वॉल्यूम क्या होता है, l का क्यूब. ठीक है. सो मास की डायमेंशन होगी m, ठीक है. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसकी होगी lt-2. हाइट है तो इसकी l होगी और हमें पता है कि चूंकि वॉल्यूम क्या होता है, साइड्स का क्यूब होता है. सो साइड्स की लेंथ है l, सो उनकी डायमेंशन हो जाएगी l. सो दिस विल बिकम l का क्यूब. ठीक है. सो दीज l विल गेट कैंसल विद दीज l और l का क्यूब. सो यू विल बी लेफ्ट विद ये ऊपर वाले दोनों l स्क्वायर जो नीचे l क्यूब के साथ कैंसिल हो गए, तो नीचे मेरे पास रह गया mt-2 डिवाइडेड बाय l. आई विल टेक द l जो है ऑन द अपर साइड, सो ml-1 t-2 आ जाएगा मेरे पास. ठीक है. सो यही डायमेंशन बनती है प्रेशर की भी, इवन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, क्योंकि एनर्जी की भी जो डायमेंशन है दैट इज वही डायमेंशन है जो कि वर्क की होती है. सो अगर मैं प्रेशर की भी डायमेंशन निकालूं विच इज फोर्स पर यूनिट एरिया, सो फोर्स की डायमेंशन है mlt-2. सो ए एरिया की डायमेंशन है l स्क्वायर, l विल गेट कैंसिल विद l. सो ml-1 t-2 ही आ रहा है. सो अगर आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट अपना यूज करते हो डायमेंशंस का, तो आपको पता चलता है कि तीनों के भी सेम डायमेंशंस हैं एज दैट ऑफ द डायमेंशन ऑफ द प्रेशर. सो द ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर हियर. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको कह रहा है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ l माउंटेड इन अ कैबिन दैट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी. अब मेरे पास एक कैबिन है यहाँ पे, ठीक है, एक कैबिन है
और कैबिन के अंदर मेरे पास एक पेंडुलम है, लेकिन वो पूरे का पूरा कैबिन ही फ्रीली फॉल कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। सो फ्री फॉल में क्या होगा कि द पेंडुलम विल नॉट एक्सपीरियंस एनी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, क्योंकि इन इट सेल्फ जो कैबिन है वो नीचे आ रहा है, पूरे का पूरा वो पेंडुलम का जो सिस्टम वहां पे अटैच्ड है वो सारे का सारा फ्रीली फॉल कर रहा है। सो जहाँ पे जो रिलेटिव जो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी टू द कैबिन, दैट विल बिकम जीरो, ठीक है, दैट विल बिकम जीरो। सो as a result, so it cannot oscillate, so the frequency here will be equal to 0. so अगर मैं इसको फॉर्मूला में भी प्लग इन कर लूँ 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, चूंकि वो ग्रेविटी जीरो एक्सपीरियंस कर रहा है, सो कांस्टेंट ओवर जीरो इज इन्फिनिटी, सो द टाइम पीरियड हेयर इज इनफाइनाइट, ठीक है। और अगर मैं इसके लिए फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ तो फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, सो 1 ओवर 1 बाई इन्फिनिटी इज ऑलवेज जीरो। सो 1 ओवर इन्फिनिटी जीरो, वाई? बिकॉज अगर आप इसको ये देखोगे, इन्फिनिटी को वापस ओपन करोगे तो इन्फिनिटी कैन बी रिटन एज 1 बाई जीरो। सो जो जीरो डिनोमिनेटर में आई टेक इट टू द न्यूमरेटर, 0 बाय 1 हो जाएगा और 0 बाय 1 इज जीरो, सो दिस विल बिकम जीरो। So next question, very easy and very conventional question, usually asked in the entrance test of many universities. So SOFA के अपने sample paper में भी given है, so it can potentially be asked, this type of question can potentially be asked in the exam. कह रहा है कि टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का दैट इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, इवन वो आपको फॉर्मूला भी इसका दे रहा है। और आपसे वो ये पूछ रहा है कि अगर इफ आई इंक्रीज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम टू 4 टाइम्स टू इट्स इनिशियल लेंथ, व्हाट विल बी द न्यू टाइम पीरियड। सो न्यू टाइम पीरियड में हुआ क्या है, सो न्यू टाइम पीरियड के अंदर जो लेंथ है दैट इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स, सो दैट विल बिकम 4l। सो नेक्स्ट स्टेप में जब मैं अंडर रूट 4 को सॉल्व करूंगा, सो अंडर रूट 4 इज 2, ये 2 जो है मैं बाहर ले जाता हूँ, ये 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी को मैं अपनी जगह पे रहने देता हूँ। सो इस अंडर रूट 4 का जब मैंने अंडर रूट लिया, सो अंडर रूट लेने से इट बिकम 2, सो 2 को एज अ टर्म मैंने जो अपने साथ सेपरेट ले लिया, सो दिस विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, सो t is equals to 2 times of t, so the new time period is, so the new time period is twice as compared to the old time period। और अगर ये 2 के फैक्टर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो पुराना टाइम पीरियड है, तो 2 2 4 है, सो इसने इसको यूं लिखा हुआ है। सो इफ यू विल इंक्रीज द लेंथ 4 टाइम्स, द न्यू टाइम पीरियड विल become double as compared to the previous time period of the simple pendulum। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ वेव ऑसिलेटर वाइब्रेट्स 10 टाइम्स इन 1 सेकंड, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस क्या है या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस क्या है, दे आर 10। so with a speed of 10 meters per second, right? so then the correct wavelength is, so आपको गिवन है कि जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैं दे आर 10, so we know that number of vibrations per second is known as frequency, so the frequency here is 10 and the speed given is 10 as well। and to find out the wavelength, we'll use the relationship between speed and frequency and the wavelength of a wave, that is v is equals to f lambda, where lambda is the wavelength। so v की जगह पे आपके पास 10 है, फ्रीक्वेंसी भी आपके पास 10 हर्ट्ज आ रही है यहाँ पे, so lambda 10 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, so lambda here is 1 meter, so the wave here is, the wavelength here is 1 meter, right? so next आपसे पूछ रहा है कि the difference between Cp and Cv is, अच्छा बच्चों जो हमारे पास हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर हैं उनके अंदर हमने अक्सर ये पढ़ा हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन Cp, ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द जनरल गैस कांस्टेंट R, और इस रिलेशनशिप को आप मेयर्स रिलेशनशिप भी कहते हो, सो दिस इज नोन एज मेयर्स रिलेशन, राइट? सो ये डायरेक्टली वहां से आ गया। फिर बता देता हूँ, Cp माइनस Cv इज ऑलवेज इक्वल टू R, मेयर्स रिलेशन ये कहलाता है। सो दैट इज इक्वल टू द जनरल गैस कांस्टेंट R, ये जो R जो होता है ये जनरल गैस कांस्टेंट है, और सारी की सारी इक्वेशन को मैंने आपको बताया कि मेयर्स रिलेशन कहलाता है। सो दिस विल बी इक्वल टू द जनरल गैस कांस्टेंट R। So next question is the last question of the sample paper of the physics. For an isothermal process, the first law of thermodynamics reduces to. So we know that the first law of thermodynamics says that the total heat is equal to the sum of the internal energy plus the work done on the system. So in an isothermal process, so there is no heat exchange. Iso means same, therm means no heat exchange is involved. So that delta U will become 0 and you will be left with Q is equals to W. So these were some of the questions given in the sample paper of the physics of the DHS SOFA University. So if anyone of you wants to join our preparatory session, she is more than welcome to contact us on the given number as well. Or thank you for watching this video. I am hopeful this would have been very beneficial for you.
Inshallah, I'll be posting some more content related to the entrance test of DHS Sufa University as well. So I wish you all best of luck for your entrance test examination. Thank you and Allah Hafiz. Like, comment, and subscribe.